तो ये सारे लोग उनके पीछे पड़ गए। और सुशांत में एक करिश्मा था जो अगले 5 साल में इन लोगों को ऑब्सोलीट कर देता। तो ये तो थी कहानी कि ये कौन लोग हैं जो कहां कहां क्या कर रहे हैं। मूल बात पर आते हैं। मूल बात यह है मित्रों कि सलमान खान के पिछले 30 वर्षों के करतूत, और मोटे तौर पर 30 नहीं 25 वर्षों का, क्योंकि शुरुआती जो 5 वर्ष था जिसमें उनको नेम और फेम मिला, उसके बाद जो सलमान डिरेल हुआ, अहंकार के रास्ते पर जो सलमान चलना शुरू किया, तो फिर वो गाड़ी कभी रुकी नहीं। शुरुआती 5 साल को आप मैनेज कर दीजिए। शुरुआती 5 साल सलमान एक ठीक ठाक इंसान थे और संघर्ष कर रहे थे अपनी संघर्ष तो उनको नहीं करना पड़ा, लॉन्च हुए और वो सुपरस्टार हो गए। और 5 साल में उनको पूरा देश जानने लगा और इसकी स्थिति ये हो गई कि पूरे परिवार के लिए एक कमाने का बहुत बड़ा साधन मिल गया। जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाली थी खान सलमान के पिताजी और इस पूरे परिवार को, उसको सलमान ने एक तरह से निकाल लिया। तो शुरुआती 5 साल तो सलमान अच्छे रहे, अच्छी एक्टिंग की, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन 5 साल के बाद जब सलमान दाऊद के संपर्क में आए और जब सलमान सुनील दत्त के सुपुत्र संजय दत्त के संपर्क में आए, संजय दत्त साहब का संपर्क दाऊद से हुआ, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। दाऊद के गुर्गे संजय दत्त को अपनी मांद में ले जा चुके थे। और याद कीजिए वो फिल्म, मशहूर फिल्म साजन, वो फिल्म सलमान और संजय दत्त साथ थे उस फिल्म में। वही वो दौर था जब सलमान और संजय दत्त की दोस्ती परवान चढ़ी और सलमान और संजय दत्त की दोस्ती को परवान चढ़ाने में दाऊद के गुर्गे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वही दौर था जब बाबा सिद्दीकी फल फूलना शुरू किए थे। बिहार से जाकर के छोटे छोटे धंधे करना शुरू किए, फिर धीरे से राजनीति में पकड़ बनानी शुरू की और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना ये मुस्लिम कार्ड खेल करके इन एक्टर के करीब पहुंचे, इनके परिवार के करीब पहुंचे, सलमान के पिता सलीम के करीब पहुंचे। और ये सब जावेद अख्तर हो, सलमान हो, जावेद अख्तर का बेटा हो, महेश भट्ट हो, पूजा भट्ट हो, इन सब, नदीम श्रवण, याद कीजिए नदीम श्रवण को, जो नदीम फरार हो गया यहां से जब हत्या हुई थी तो टी सीरीज के मालिक की, नदीम थे। इन सब की चौकड़ी बनी और उस दौरान इन सब ने बड़ी हिट फिल्में दी। माननीय महेश भट्ट ने हिट फिल्में दी, सलमान की हिट फिल्में आई, संजय दत्त की हिट फिल्में आई। एक तरफ तो ये लोग अपनी हिट फिल्में दे रहे थे और दूसरी तरफ दाऊद का गुर्गा इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कवर अप कर रहा था। और इनके कवर अप में एक खास पुलिस ऑफिसर का नाम आता है। आज का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। तो क्या कहलाता है वाला रिश्ता नहीं है यहां पर, ये रिश्ता बहुत पुराना है। एक खास पुलिस ऑफिसर हैं माननीय परमवीर सिंह। वैसे तो पुलिस ऑफिसरों की पूरी कतार है जिसकी लिस्ट भारत सरकार की एजेंसियों के पास मौजूद है, लेकिन जिन सूत्रों के हवाले से मैं ये खबर आपको ब्रेक कर रहा हूं, उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं मित्रों जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता।
कैबरे बार डांसरों की पूरा कैबरे क्लब मुंबई में छा गया 90s में। 1990 से लेकर 1995 तक मुंबई में बार बालाओं की तूती बोलने लगी। 85 ऑनवर्ड्स कह लीजिए आप, 85 86 ऑनवर्ड्स कह लीजिए, जब मुंबई में बार बालाओं की तूती बोलने लगी। और ये बार बालाएं दो प्रदेशों से खास तौर से जाती थी। उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहां से खास तौर से बार बालाओं का एक्सपोर्ट होता था। और उस दौर में पूरा मुंबई, ऐसा कोई कोना नहीं था जहां बार बालाओं के क्लब नहीं खुले। और वो सारे के सारे क्लब अवैध थे। कांग्रेस की सिरपरस्ती थी, शरद पवार की सिरपरस्ती थी और बाला साहब ठाकरे की भी सिरपरस्ती थी। मतलब इन लोगों के खिलाफ स्वयं बाला साहब ठाकरे भी उस तरह से मोर्चा नहीं ले पाए। उनका वो विरोध तो करते थे बाला साहब ठाकरे इन चीजों की, लेकिन उनको मालूम था उस वक्त उनको खुद कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त था। आप हैरान हो जाएंगे, बाला साहब ठाकरे के मीटोरिक राइज में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। इसीलिए वो खुल करके इन चीजों पर उस तरह से आते नहीं थे, या उनको ये लगता था कि इन बातों में मुझे पढ़ना नहीं है। बड़े जो विषय हैं वो हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का, उस मुद्दे पर बाला साहब ठाकरे फोकस किए हुए थे।